नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम विधानसभा पढ़ रहे थे। विधानसभा के अंतर्गत हमने जो प्रारंभिक बातें थी विधानसभा से संबंधित वो जान ली थी। विधानसभा में हमने अंतिम समय में विधानसभा के जो वेतन भत्ते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अनुच्छेद 186 के अंतर्गत विधानसभा को वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। राज्य विधानमंडल उनका निर्धारण करती है और दूसरी अनुसूची में उनके बारे में प्रावधान है भी। उसके बाद बात करते हैं सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय। तो इसके बारे में अनुच्छेद 187 में प्रावधान है। अनुच्छेद 187 में विधानसभा के सचिवालय, विधानसभा सचिवालय भाई दोनों की है, विधानसभा का भी है और विधान परिषद का भी है। अनुच्छेद 187 में विधानसभा और विधान परिषद। अनुच्छेद 187 में विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालयों के बारे में उल्लेख है। और ये जो विधान परिषद और विधानसभा सचिवालय हैं उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे भाई। विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा प्लस विधान परिषद सचिवालय में क्या काम होता है कि कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन सचिवालयों में क्या होता है, जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है या मान लीजिए विधान परिषद में कोई कार्रवाई होती है तो उससे संबंधित जो कार्रवाई मतलब रिकॉर्ड के रूप में रखने का काम करता है विधानसभा का सचिवालय या विधान परिषद का सचिवालय, अनुच्छेद 187 के अंतर्गत। अब जो सचिवालय होता है, चाहे वो विधानसभा का मान लीजिए चाहे विधान परिषद का, इसमें क्या होता है, इसमें सेवा शर्तें जो भी कोई कार्मिकों की नियुक्ति होती है उसका अधिकार ये सचिवालय को ही होता है। किसको होता है भाई? सचिवालय को। यानी कोई भी सेवा शर्तें, कोई भी नियुक्ति, ये सारे अधिकार सचिवालय को ही होते हैं। सचिवालय के जो विधानसभा सचिवालय है, मान लीजिए इसका प्रमुख कौन होगा? सचिव। इसका प्रमुख कौन होगा? सचिव होगा। जिस प्रकार लोकसभा में महासचिव होता है उसी प्रकार से विधानसभा महासचिव होता है भाई। विधान परिषद में भी प्रमुख कौन होगा? यहाँ जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख कौन होगा? तो यहाँ भी सचिव ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सचिव होते हैं इनका क्या कामकाज होता है? तो इनका कार्य होता है सदन से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं भाई। ये प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। ये इन सचिवों के कार्य होते हैं और ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। तो सचिवालय की बात करें, अनुच्छेद 187 में विधानसभा का भी अलग से सचिवालय होता है, विधान परिषद का भी अलग से सचिवालय होता है। इसका प्रमुख सचिव होता है और इसमें जो भी, चाहे मान लीजिए किसी भी सदन, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसकी कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखा जाता है सचिवालय में। और सचिवालय से संबंधित जो भी नियुक्ति, कार्मिकों की जो भी सेवा शर्तें होती हैं उनका अधिकार होता है सचिवालय को। और जो सचिव काम करते हैं उनका प्रमुख कार्य ये है कि सदन से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई का वो क्या करें? संचालन करें। यानी सदन की समस्त प्रशासनिक जो कार्रवाई, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कामकाज हैं, वो सचिव के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है गणपूर्ति। कोरम कहा जा सकता है या गणपूर्ति कह सकते हैं। गणपूर्ति
अनुच्छेद 189 में है इसके बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 189 में इससे संबंधित प्रावधान है गणपूर्ति। विधानसभा में गणपूर्ति कितनी होगी, कोरम कितना होगा भाई, 1/10। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है भाई। कितना होता है कोरम, 1/10 होता है। इसका तात्पर्य ये है कि भाई जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें 200 सदस्य हैं। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं। अब गणपूर्ति या कोरम का तात्पर्य ये होता है कि 1/10 का मतलब क्या होगा, इसमें से जो कहने का मतलब 1/200 का 1/10 कितना होगा, तो 20 सदस्य। कितने सदस्य, 20 सदस्य। कहने का मतलब 200 में अगर आप 10 का भाग देंगे तो सीधा आ जाएगा 20 सदस्य। अगर राजस्थान विधानसभा में 20 सदस्य उपस्थित हो जाते हैं, क्या हो जाएं, उपस्थित, तो क्या शुरू हो जाती है भाई, बैठक की कार्रवाई शुरू हो जाती है, बैठकें शुरू हो जाती हैं, सदन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये होता है गणपूर्ति। अनुच्छेद 189 के अंतर्गत बताया गया है 1/10 होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं, तो इसके लिए अगर 1/10 आप कोरम निकालेंगे तो 20 सदस्य होंगे। अगर राजस्थान विधानसभा में 20 सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो विधानसभा की कार्रवाई क्या हो जाएगी, सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, उसके बाद में अगर आप बात करें भी विधानसभा के सत्र, जैसे संसद के सत्र होते हैं वैसे विधानसभा के सत्र होते हैं। विधानसभा के सत्र, विधानसभा के सत्र भाई अमूमन 3 होते हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह के बीच में कहने का मतलब 2 सत्र होने जरूरी है। तो संसद की उम्र, अब इस प्रकार से अगर आप देखें तो संविधान के अनुसार तो भाई 2 ही सत्र हुए, क्योंकि आपको पता है 12 महीने की समय अवधि 1 वर्ष में होती है। 6 महीने के बीच में 6 महीने का अंतराल 2 सत्रों के बीच में होना नहीं चाहिए। तो देखा जाए तो 2 ही सत्र बनते हैं, लेकिन होते 3 हैं। कौन कौन से सत्र, 3 सत्र हैं। तो ये 3 सत्र, एक तो हो जाएगा बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा कौन सा होता है अभी, तो दूसरा होता है मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र बोला जाता है इसको, मानसून सत्र। और एक होता है शीतकालीन सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र। और हाल ही में ये डिसाइड हो चुका है भी कि कोविड-19 के चलते संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा इस वर्ष। तो बजट सत्र ये सबसे बड़ा सत्र आता है, सबसे बड़ा सत्र फरवरी से मई तक चलता है, आजकल जनवरी से ही शुरू हो जाता है, सबसे बड़ा सत्र है। और मानसून सत्र सबसे छोटा सत्र है, सबसे छोटा सत्र है। ठीक वही बातें हैं जो हम संसद में पढ़ चुके हैं। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र, सैंडविच सत्र के नाम से जाना जाता है। तो विधानसभा के भी 3 सत्र होते हैं प्रमुख रूप से। अगर विधानसभा जो काल होते हैं तो काल भी भाई मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, एक होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, प्रस्ताव काल होता है। शून्यकाल, प्रस्ताव काल जिसमें कानूनी प्रस्ताव रखे जाते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन या क्या नाम है काम रोको प्रस्ताव,
विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, सबकी चर्चा हम आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा का प्रस्ताव, सबके बारे में हम अध्ययन संसद में कर चुके हैं। वो की वही बातें विधानसभा के अंतर्गत आएंगी, तो वहाँ अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी भाई। अगर इसकी भाषा देखें, विधानसभा में जो भाषा होती है कामकाज की भाषा, तो विधानसभा में जो कामकाज की भाषा होती है वो ध्यान रखेंगे भाई, सामान्य रूप से 8वीं अनुसूची के में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में कामकाज हो सकता है। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं भाई, 14 पहले थी, 8 बाद में जुड़ गई। तो विधानसभा में अगर कोई भी कामकाज होता है तो 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में हो सकता है। अब आपको पता है भारतवर्ष में भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किसी में हिंदी है तो किसी में भाई तेलुगु है, तमिल है, कहीं पर अंग्रेजी है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो भी भाषा है उस भाषा के अनुरूप विधानसभा में कार्य हो सकता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। बोलने की क्या दे सकता है? अनुमति। तो ये भी ध्यान रखना है, सदन का पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधित करने के लिए या बोलने के लिए अनुमति दे सकता है कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ये होगा तभी जब पीठासीन अधिकारी जो सदन की अध्यक्षता कर रहा है वो क्या करेगा, उसको अनुमति देगा। तो ये भाषा से संबंधित बात है। अब देखिए भाई, विधानसभा में सीटों का आरक्षण है। विधानसभा में सीटों में आरक्षण, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति को सीटों में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 में कहा गया है, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में सीटों में क्या है? आरक्षण है। तो यहाँ अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को के लिए विधानसभा में क्या किया गया है? स्थान आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को विधानसभा में क्या दिया गया है? आरक्षित यानी स्थान दिया गया है कि उन सीटों से उन्हीं समुदाय के व्यक्तियों को निर्वाचन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं राजस्थान में, एग्जाम्पल, राजस्थान में SC और ST के लिए सीटों 200 सीटें हैं भाई कुल। राजस्थान में कितनी? राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की।
राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अब इन 200 सीटों में से 34 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी एससी को और 25 सीटें किसको भाई? एसटी को। ये क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है, आरक्षित हैं। ये ध्यान रखना है। राजस्थान में जैसे इस अनुच्छेद 332 का तात्पर्य ये है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को क्या दिया गया है? स्थानों में आरक्षण दिया गया है, सीटों को आरक्षित किया गया है इनके लिए कि इन सीटों से इन्हीं समुदाय का व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, अन्य को भागीदारी का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं तो 34 सीटें तो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति को और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति को आरक्षित की गई हैं। तो कुल कितनी सीटें हो गई भी? 34 और 25 59 सीटें। राजस्थान में एससी एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 59 सीटें आरक्षित हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं भाई विधानसभा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादातर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इन्हीं में से निकलेंगे भाई टीचर्स के एग्जाम के लिए। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के मध्य के कार्यों एवं शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम। अगर विधानसभा और विधान परिषद के कार्य और शक्तियों का अगर तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कुछ कार्य ऐसे हैं भाई जिनमें विधानसभा और विधान परिषद लगभग बराबर की स्थिति में है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद से क्या है? अधिक शक्तिशाली है। तो दोनों का ही हम अध्ययन कर लेते हैं। विधानसभा विधान परिषद से शक्तिशाली वे कार्य जहां विधानसभा विधान परिषद से क्या है भाई? शक्तिशाली हैं, उनको हम इधर पढ़ेंगे। और वे कार्य जहां विधानसभा और विधान परिषद बराबर है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली है? ऐसे कौन से कार्य हैं जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों क्या हैं? एक समान स्थिति में है, बराबर की स्थिति में आती है। तो देखिए सबसे पहले ये थोड़े कम है भाई, पहले ये देख लें आप। पहली बात ये आती है कि विधानसभा विधान परिषद बराबर कौन कौन सी स्थितियों में? पहली बात, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी सदन के हो सकते हैं,
किसी भी सदन के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि विधानसभा का ही हो, विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। पहली बात, दोनों बराबर आ गई भाई। मुख्यमंत्री मान लीजिए, अब मंत्री परिषद मान लीजिए, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी सदन का हो सकता है, विधानमंडल के किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। दूसरी बात, यहां पर देखिए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी साधारण विधेयक है वो विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी किसी भी विधेयक, साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखेंगे भाई, साधारण विधेयक को लेकर, साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ दिखाई नहीं देता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत उसकी अध्यक्षता करता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि विधान परिषद राज्यसभा की अपेक्षा थोड़ी कमजोर स्थिति में राज्यों में दिखाई देती है। तीसरी बात, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद लगभग बराबर की स्थिति में आते हैं, तो किसी साधारण विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक सकती है, ये ध्यान रखेंगे। यानी पहले 3 माह, पहली बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह, दूसरी बार 1 माह। इस प्रकार से होता है। जिस प्रकार संसद में भाई 6 माह है, यहाँ पर कितना है, 4 माह। साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह तक ही रोक सकती है। पहली बार ये 3 माह और दूसरी बार जब भेजा जाएगा तो 1 माह तक रोक सकती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद बराबर की स्थिति में आती हैं। याद होने वाली चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक आपके दिमाग में आएंगे। चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री परिषद का कोई सदस्य हो, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। साधारण विधेयक संसद की, विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाध्यता नहीं है कि विधानसभा में ही प्रस्तुत हो, विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है भाई, 4 माह तक। ये बात हो गई। उसके बाद में विधानसभा विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पावरफुल कौन है भाई, विधानसभा। किससे, विधान परिषद से। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनमें विधानसभा विधान परिषद से अधिक क्या है, शक्तिशाली है, वो कार्य हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर कोई सबसे पहली बात है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी।
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद का कोई लेना देना नहीं है। देखिए दिख रहा है साहब, विधानसभा यहाँ क्या है भाई? शक्तिशाली है। उसके बाद में दूसरी बात यह है, चाहे कोई भी विश्वास प्रस्ताव हो और चाहे कोई भी अविश्वास प्रस्ताव हो, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और पारित किए जाते हैं। प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं। दूसरा शक्तिशाली पॉइंट विधानसभा का यह है कि चाहे विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब भाई बहुमत साबित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाएगा जब सरकार में गतिरोध की स्थिति हो, लगे कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है। तो दोनों ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और पारित भी कहाँ किए जाते हैं? विधानसभा में ही पारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी शक्तिशाली दिखाई देती है विधानसभा। विधान परिषद का यहाँ पर कोई नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी बात क्या है भाई? कोई भी धन विधेयक मान लीजिए, वित्त विधेयक मान लीजिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य का बात है, देश की नहीं है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सारे के सारे कहाँ रखे जाते हैं भाई? विधानसभा में ही रखे जाते हैं। विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक हो, राज्य का धन विधेयक, राज्य का वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, ऐसा संविधान संशोधन विधेयक जिस पर आधे राज्यों की क्या भाई सहमति या अनुमोदन होना आवश्यक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन है दो प्रकार से होता है, एक विशेष और दूसरा विशेष प्लस आधे राज्यों के बहुमत से। तो संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं वो कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर विधान परिषद को कोई शक्ति नहीं होती है। उसके बाद में चौथी बात, यहाँ पर विशेष रूप से संविधान जो संशोधन विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक, ये तो केवल कहाँ रखे जाएंगे? विधानसभा में। केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं, विधान परिषद में रखे नहीं जाते हैं। यानी संविधान संशोधन जो विधेयक होता है केवल विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा में क्या होगा? पारित किया जाएगा। विधान परिषद को यहाँ कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद में आगे बात करें नंबर 5 पर, बजट कहाँ रखा जाएगा भाई? राज्य का बजट, तो बजट विधानसभा में ही रखा जाता है। बजट विधानसभा में ही रखा जाता है। और विधानसभा में अनुदान की मांगों के प्रस्ताव, अनुदान की मांगों के प्रस्ताव, अनुदान की मांगों के प्रस्ताव कहाँ रखे जाएंगे भाई? विधानसभा में ही। विधानसभा में ही रखे जाते हैं। विधानसभा में क्या होता है? मतदान होता है उन पर। और विधानसभा में ये अनुदान की मांगों के प्रस्ताव क्या होते हैं? स्वीकार किए जाते हैं। स्वीकार किए जाते हैं।
तो बजट विधानसभा में ही रखा जाता है। अनुदान की मांगों के प्रस्ताव भी विधानसभा में ही रखे जाते हैं। विधानसभा में ही अनुदान की मांगों के प्रस्ताव को लेकर मतदान होता है और अनुदान की मांगों के प्रस्ताव विधानसभा में ही स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ शक्तिशाली दिखाई देती है क्या भाई, विधानसभा विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं इसको लेकर। आगे देखिए धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक में विधान परिषद, धन विधेयक में विधान परिषद परिवर्तन नहीं कर सकती। केवल 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिन। तो धन विधेयक विधान परिषद परिवर्तित नहीं कर सकती है। धन विधेयक रखा जाएगा विधानसभा में, वहां से पारित होने के पश्चात विधान परिषद में आएगा। विधान परिषद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन करती है तो वो मान्य नहीं होगा। केवल विधान परिषद उस विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद में स्वतः ही पारित हुआ माना जाता है। अब देखिए और क्या शक्तियां हैं विधानसभा की। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते हैं भाई, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और क्या पावर है विधानसभा के पास में? तो विधानसभा के पास में ये पावर है भाई कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा ही होता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। और बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के पास में क्या पावर है? तो विधानसभा के पास में भाई विधानसभा के प्रस्ताव से ही विधान परिषद गठित होती है। पहली बात तो ये है, शुरू में ही देखना चाहिए था हमें। विधान परिषद का गठन विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा ही, विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा ही होता है। ठीक है, विधानसभा प्रस्ताव अनुच्छेद 169 में ये बात पढ़ी थी ना आपने। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करती है, संसद के पास में भेजेगी, उस प्रस्ताव को संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और उसके पश्चात उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी हो सकता है, विधान परिषद की समाप्ति भी की जा सकती है। तो यहाँ पर काम किसके प्रस्ताव से हुआ भाई? विधानसभा के प्रस्ताव से, यानी विधान परिषद बनती विधानसभा के प्रस्ताव से। और एक और बात और देख लें भाई, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक, विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को अगर विधानसभा ने पारित करने से इनकार कर दिया है, पारित करने से इनकार कर दिया तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। वह विधेयक क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। काफ़ी हो गई मेरे ख्याल से, ज़्यादातर बातें हमने देख भी ली हैं। एक बार पुनः इन चीज़ों को आप रिपीटेशन करेंगे। तो देखिए, विधानसभा और विधान परिषद के कार्यों और शक्तियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं हम। तो
दो बातें सामने निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि ऐसे मामले, ऐसे कार्य, ऐसे शक्तियां जिनमें विधानसभा विधान परिषद से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, कौन कौन से हैं वो इधर देखेंगे। ऐसे कार्य जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो कौन से कार्य हैं, वो कार्य ये हैं आपके सामने। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा विधान परिषद किसी भी सदन के हो सकते हैं, पहली बात, बराबर की स्थिति में। दूसरी बात, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है, 4 माह तक। ये तो बराबर है। अब जिन मामलों में विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है वो कौन कौन से हैं। पहला है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है भाई, तो ये होती है विधानसभा के प्रति, पहली बात। दूसरी बात, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ये कहाँ रखे जाते हैं भाई, विधानसभा में, और वहीं पर पारित किए जाते हैं। दूसरी शक्तिशाली पॉइंट विधानसभा का। तीसरी बात, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, ये कहाँ रखे जाएंगे, विधानसभा में ही रखे जाएंगे। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में तो ये है कि वो रखा ही केवल विधानसभा में जाता है और पारित भी विधानसभा में होता है, विधान परिषद को कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बात रही। उसके बाद में अगला आता है, बजट पहले विधानसभा में ही रखा जाता है, अनुदान की मांगों के प्रस्ताव भी विधानसभा में ही रखे जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मतदान भी विधानसभा में ही होता है, स्वीकार भी विधानसभा में ही किए जाते हैं। और धन विधेयक विधान परिषद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, केवल कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन। यानी धन विधेयक पर भी शक्तिशाली है विधानसभा। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद का जो गठन होता है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। पढ़ चुके हैं हम विधान परिषद में। और विधान परिषद का गठन तो विधानसभा के प्रस्ताव से ही होता है। और विधान परिषद अगर कोई विधेयक पारित कर देती है और विधानसभा उसको पारित करने से इनकार कर देती है तो विधेयक क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। तो ये तुलनात्मक रूप से विधानसभा और विधान परिषद के कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब देखिए, हमारी जो संविधान सभा थी उसमें संविधान सभा में विधान परिषद को लेकर क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श हुआ। विधान परिषद को गठन करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, विचार विमर्श, मंथन हुआ। कहने का मतलब संविधान सभा में विधान परिषद के गठन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, मंथन हुआ। और अंत में फिर ये जो विचार था, ये विचार किसके ऊपर छोड़ दिया भाई, राज्य की इच्छा पर, कि राज्य अपनी इच्छा से इसका क्या करेगा, गठन करेगा। राज्य की इच्छा पर निर्भर है। वर्तमान में अनुच्छेद 169 में राज्य की विधानसभा अगर चाहेगी तो ही उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। तो ये राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ यहाँ पर। तो अधिकतर सदस्यों ने इसके पक्ष में कि विधान परिषद बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसमें कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं होता है, डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, विधान परिषद अगर बनानी है तो इसमें अविलंब अनावश्यक खर्चा है। ये क्या है, ये अनावश्यक खर्चा है, अनावश्यक खर्चा है। जब इसके पास में कोई पावर ही नहीं है तो इसको बनाने की आवश्यकता कहाँ है। इसके अलावा और अविलंब यानी किसी विधेयक को अविलंब करना, यानी किसी विधेयक को ये 4 माह तक रोकती है विधान परिषद, तो झूठा टाइम ही लगता है बिना मतलब का। 4 माह खराब ही होते हैं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस प्रकार की कई बातें विधानसभा में विधान परिषद को लेकर हुई और अंत में फिर ये निर्णय किया गया कि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ पर विधान परिषद का गठन करता है या नहीं करता है। तो जिन राज्यों को चाहिए वो विधान परिषद गठित कर सकते हैं और जिनको नहीं चाहिए वो इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करते। उसके बाद में विधान परिषद को लेकर आपको पता है भाई, जैसे उदाहरण देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य
इसने 1957 में क्या किया, गठन किया। 1957 में क्या किया, गठन किया विधान परिषद का। उसके बाद में 85 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया विधान परिषद को, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 2007 में पुनः गठन कर दिया, पुनः क्या कर दिया, गठन कर दिया। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद कार्य करती है। ऐसा ही कार्य पंजाब, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन्होंने भी अपने यहाँ पर विधान परिषद क्या कर दी है भाई, समाप्त कर दी है। और उदाहरण देख लें, तमिलनाडु, तमिलनाडु ने भी 1986 में समाप्त कर दिया विधान परिषद को, क्या कर दिया, 1986 में समाप्त कर दिया है। लेकिन वर्तमान में तमिलनाडु ने 2010 में एक प्रस्ताव पारित किया और वो यहाँ पर पुनः गठन के लिए प्रयासरत है और ये चाहती है कि अपने यहाँ पर विधान परिषद का क्या हो भाई, पुनः गठन हो। 78 सदस्यों का यहाँ पर प्रावधान है, वर्तमान में विचाराधीन है। ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्य भी अपने यहाँ पर विधान परिषद गठित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। बेसिकली ये कोई विशेष बातें नहीं हैं, अमूमन ये लगभग स्टूडेंटों के ध्यान में रहती हैं। उसके बाद में भाई भारत में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद चलती थी तो इसको समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं इसको, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों में तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ये राज्यसभा में लाया गया भाई, अमित शाह जी लेकर आए, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया 5 अगस्त को। और इसके अंतर्गत ये इस दिन पारित भी हो गया भाई, पारित होने के बाद में अगले दिन लोकसभा में भी पारित हो गया। पारित होते ही इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया, समाप्त, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, धारा 370 अनुच्छेद 35A नागरिकता से संबंधित था, जम्मू कश्मीर के नागरिक स्थायी निवासी कौन होंगे। तो अनुच्छेद 370 या धारा 370 अनुच्छेद 35 से ये सारे के सारे क्या कर दिए गए भाई, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए गए। जम्मू कश्मीर के कितने भाग, 2 भाग बना दिए गए। 2 भाग होंगे, एक होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा होगा लद्दाख। ठीक है, और पहले जम्मू कश्मीर में क्या चलती थी, विधान परिषद, तो विधानसभा विधान परिषद समाप्त कर दी गई, दोनों ही एक साथ समाप्त हो गई। अब विधानसभा तो नई गठित होगी, विधान परिषद विधानसभा क्या हो गई, समाप्त हो गई। दोनों को क्या कर दिया गया, इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज होंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे। ये लीजिए, और ये जो विधान परिषद समाप्ति के जो प्रावधान लागू हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रावधान क्या हो गया भाई, प्रभावी हो गया। यानी जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद पहले 36 सदस्यों की थी, कितने सदस्यों की थी, 36 सदस्यों की, ये सारा का सारा कामकाज क्या हो गया अभी, समाप्त कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रहेंगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के अंतर्गत ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं भाई, और दोनों में उपराज्यपाल कार्य कर रहा है। अब देखिए और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, अगर कोई विधान परिषद सदस्य क्या बन जाए,
विधानसभा सदस्य एमएलए बन जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, विधान परिषद सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। निश्चित है त्यागपत्र देना ही पड़ेगा भाई। कोई एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई सदस्य किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे विधान परिषद की सदस्यता से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर कोई एमएलसी, सीधा लिख देता हूं मैं, एमएलसी या एमएलए विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य क्या बन जाए, एमपी बन जाए तो उसे इन पदों से क्या देना पड़ेगा भाई, त्यागपत्र देना पड़ेगा। वो उसकी इच्छा है कि कौन से पद को ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, अब जब एमपी बना है, बड़े लेवल पर गया है, तो छोटे लेवल वाली जो पोस्ट है उससे ही त्यागपत्र देगा। तो ये बातें अमूमन सी हैं, जाहिर तौर पर यह आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम राजस्थान विधानसभा के बारे में। राजस्थान विधानसभा के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देख लें हम। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान विधानसभा की बात करें तो सबसे पहली बात यह आती है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुई, 1952 में। राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए भाई, 1952 में। प्रथम विधानसभा चुनाव हुए 1952 में। तो प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल सीटें कितनी थी, तो कुल सीटें थी भाई 160। कुल सीटें कितनी थी, 160। और अजमेर की अलग से विधानसभा थी। अजमेर की क्या थी भाई, अलग से विधानसभा, जिसको धारा सभा कहा जाता था। क्या नाम था उसका, धारा सभा। और इस धारा सभा में 30 सदस्य थे। कितने सदस्यों की, 30 सदस्यों की एक धारा सभा चलती थी। और ये चली कब तक भाई, 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 तक। फिर धारा सभा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अजमेर को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान चौथे चरण में मिला लिया गया था भाई। 7वें चरण में, चौथे का नाम है 7वें चरण में अजमेर किस में शामिल हो गया, राजस्थान में शामिल हुआ। 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूरी हुई, धारा सभा समाप्त कर दी गई। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री थे भाई हरिभाऊ उपाध्याय। मुख्यमंत्री क्या नाम था, हरिभाऊ उपाध्याय। उनका जो मुख्यमंत्री का जो पोस्ट थी वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और उसको फिर जो सुखाड़िया मंत्रिमंडल था उसमें भाई स्थान दिया गया। तो अजमेर की अलग से विधानसभा हुआ करती थी, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता था, धारा सभा के नाम से जाना जाता था। 30 प्रतिनिधियों 30 सदस्यों की ये धारा सभा चलती थी। 1 नवंबर 1956 को ये विधानसभा या धारा सभा क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो क्या हो गए भाई, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। ठीक है, तो ये पहली विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए। 160 सीटें हुआ करती थी। और फिर इन जो सीटों की संख्या है इसमें परिवर्तन होगा 1977 में। 1977 में सीटों की संख्या कितनी हो गई भाई, 200। सीटों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। तो राजस्थान विधानसभा में
विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 200 पहली बार कब हुई थी भाई? 1977 में। और पहली बार कब थी? 1952 में। पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160 अलग से, 30 अलग से थी। किसकी? अजमेर की। और जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक सीटें, या ये भी ध्यान रखना है, प्रथम विधानसभा चुनाव उसमें सर्वाधिक सीटें किसको मिली? तो कांग्रेस को। सर्वाधिक सीटें किसको मिली भाई? कांग्रेस पार्टी को। 82। कितनी सीटें मिली? 82 सीटें मिली। ठीक है। और प्रथम विधानसभा चुनाव में ही, प्रथम विधानसभा में ही रिकॉर्ड 17 उपचुनाव हुए थे। कितने भाई? 17 उपचुनाव। तो पहली विधानसभा राजस्थान की, उसमें रिकॉर्ड है 17 क्या हुए? उपचुनाव हुए थे। उसके बाद में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो सर्वप्रथम गठन 31 मार्च 1952। 31 मार्च 1952 को सबसे पहले गठन हुआ। और सबसे पहले जो सर्वप्रथम बैठक हुई विधानसभा की, वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में बैठक हुई थी। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 31 मार्च 1952 को। उसके बाद में और बातें देखें भाई। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने? प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर बनता है भाई महारावल संग्राम सिंह। महारावल संग्राम सिंह को राजस्थान विधानसभा का पहला प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उसके बाद में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। और लाल सिंह सक्ताव जी उपाध्यक्ष बने थे भाई। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने? लाल सिंह सक्तावत। और बात करें प्रथम महिला, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो ये भाई झुंझुनू से थी सुमित्रा सिंह, श्रीमती सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी? तारा भंडारी। तारा भंडारी। और सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक कार्यकाल या सर्वाधिक समय की बजाय सर्वाधिक कार्यकाल देखें आप, सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? विधानसभा अध्यक्ष तो ये 10 साल तक रहे भाई रामनिवास जी मिर्धा, मिर्धा परिवार नागौर का, वहां से थे रामनिवास मिर्धा, 10 वर्ष। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रहे राजस्थान में रामनिवास मिर्धा। और बात करें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष या 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा है वर्तमान में। 15वीं विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं
वो कौन है भाई? सीपी जोशी। सीपी जोशी। तो 15वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है राजस्थान में? सीपी जोशी हैं। और बात कर लें, राजस्थान विधानसभा की पत्रिका कौन सी है? राजस्थान विधानसभा की पत्रिका तो ये विधान बोधिनी पत्रिका है। विधान बोधिनी पत्रिका ये 1994 से प्रकाशित है भाई। कब से प्रकाशित हो रही है? 1994 से, और 3 महीने से होती है, त्रैमासिक। त्रैमासिक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। प्रथम विधानसभा की राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है विधान बोधिनी पत्रिका, 1994 से प्रकाशित होती है, त्रैमासिक है ये। उसके बाद में और बात करें तो राजस्थान विधानसभा के बारे में भाई प्रमुख फैक्ट ये हैं कि राजस्थान की 4वीं, 5वीं और 6वीं और 9वीं, 4, 5, 6 और 9वीं विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा। विधानसभा में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। चौथी, 5वीं, 6वीं और 9वीं विधानसभा में राजस्थान में क्या लगा? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1967, 1977, 1980 और 1992 में। उसके बाद में 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना रहा? 6 वर्ष रहा, यानी 1 साल बढ़ा दिया गया था इमरजेंसी के कारण। और उसके बाद में 6वीं विधानसभा 6th विधानसभा यानी 6वीं विधानसभा में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। प्रथम बार क्या हुए भाई? मध्यावधि चुनाव हुए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और बात करें भाई, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रथम महिला विधायक तो पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी, बांसवाड़ा से थी। यशोदा देवी कहाँ से? बांसवाड़ा से। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, बांसवाड़ा से। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? उपमंत्री बनी थी 1954 में कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। उन्नीस सौ चौवन में। नेत्राम गौरी इनके पिता का नाम था, स्वतंत्रता सेनानी रहे थे बड़े भाई। वर्तमान में इनके पुत्र आलोक बेनीवाल जी शाहपुरा से एमएलए हैं, विधानसभा सदस्य हैं। तो प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी बांसवाड़ा से, प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, उपमंत्री ये शाहपुरा से थी भाई। शाहपुरा जयपुर में पड़ता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में और बातें देखें भाई, तो राजस्थान में 15वीं विधानसभा की बात कर लेते हैं। 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? पंद्रहवीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी हैं? तो 24 हैं। कितने हैं भाई? 24 हैं। 12 कांग्रेस पार्टी से हैं, 10 भारतीय जनता पार्टी से, एक अन्य से हैं। तो 15वीं विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है 14वीं से कम है। 14वीं जो विधानसभा थी उसमें महिला सदस्य, 14वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो ये 28 थी। तो ये कम हुई है महिलाओं की संख्या राजस्थान विधानसभा में 14वीं विधानसभा की तुलना में 15वीं विधानसभा में, ठीक है। और 15वीं विधानसभा में 15वीं विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है? दलीय स्थिति
तो दलीय स्थिति इस प्रकार से है भाई, बहुमत में है कांग्रेस पार्टी। बहुमत किसका है? कांग्रेस पार्टी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो मैं सभी की बता देता हूँ आपको। कांग्रेस के पास में 107 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में 72 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 72। उसके बाद में निर्दलीय, इनकी संख्या 13 है। उसके बाद में बीटीपी, इसके 2 विधायक हैं। सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके भी 2 हैं। उसके बाद में आरएलपी, हनुमान बेनीवाल जी, नाम सुना होगा आपने, इनकी पार्टी के 3 सदस्य हैं। रालोद, राष्ट्रीय लोकदल, इनकी पार्टी का 1 सदस्य है। तो मेरे ख्याल से भाई हो गया होगा, या आप जोड़ लेंगे 72, 13, 85, 7, 92, हाँ 200 सीटें हो गई हैं, जो आप आराम से देख लेंगे। तो 15वीं विधानसभा में दलीय स्थिति इस प्रकार से है भाई, बहुमत में है कांग्रेस पार्टी। और बात कर लें 15वीं विधानसभा की। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, कौन रहे? स्पीकर हम पढ़ ही चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया साहब 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी यही हैं। और 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी यही हैं भाई। नेता प्रतिपक्ष भी कौन है? गुलाब चंद जी कटारिया। राजस्थान की विधानसभा की लोकलेखा समिति है, जिसमें 14 सदस्य हैं। लोकलेखा समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन है? गुलाब चंद कटारिया ही हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें, तीनों फैक्ट हैं इनके संबंध में, तीनों ध्यान रखेंगे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, राजस्थान में लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा प्राक्कलन समिति भी चलती है भाई, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति 2 हैं, प्राक्कलन समिति 2 हैं। तो प्राक्कलन समिति जो ए है, प्राक्कलन समिति ए, इसमें जो अध्यक्ष हैं प्राक्कलन समिति ए और बी चलती है। इसका अध्यक्ष तो है राजेंद्र पारिक, सीकर से हैं ये विधायक, राजेंद्र पारिक। और इसके अध्यक्ष हैं भाई दयाराम परमार। क्या नाम है? दयाराम परमार। तो लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इनमें 14 सदस्य हैं। और एक समिति और चलती है, लोक उपक्रम समिति। कौन सी समिति? लोक उपक्रम समिति। हेमाराम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। लोक उपक्रम समिति, इसमें 13 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष हैं कौन? हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी। पहले 2019 में भरत सिंह जी थे। 1 साल का ही कार्यकाल होता है भी इनका, तो 1 साल बाद में चेंज कर दिया गया है। हेमाराम चौधरी वर्तमान में इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, विधानसभा से जुड़ा हुआ हमारा विषय कंप्लीट होता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय विषय हमारा बच रहा है, उसको हम नेक्स्ट देखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।